जब आप राजस्थान की बात करते हैं, एक बार यूपीएससी की परीक्षा में यह पूछ लिया गया था कि अगर कोई व्यक्ति नागालैंड से चलता है और उसको कोट्टयम पहुंचना है जो कि केरलम में स्थित है, तो उसको कम से कम कितने भारतीय राज्यों से गुजरना पड़ेगा। एक तथ्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जब निर्वाचन हो गया भारत में तो निर्वाचित मुख्यमंत्री राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। न केवल राजस्थान की भौगोलिक अवस्थिति आप भारत के संदर्भ में जानेंगे, बल्कि आपको यह भी पता होना चाहिए कि राजस्थान में झीलों की अवस्थिति क्या है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरएएस प्रीलिम्स 2026 विजेता सीरीज में। इस सीरीज के माध्यम से हम आरएएस प्रीलिम्स की संपूर्ण तैयारी आपको करवाएंगे। आरएएस प्रीलिम्स में जिस भी सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी सेक्शंस को इस सीरीज के माध्यम से कवर किया जाएगा। लेकिन जब आप किसी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी करते हैं तो उसके लिए एक जरूरत यह भी है कि आप उस स्टेट के बारे में सामान्य जानकारी रखते हो। इसलिए विजेता सीरीज के पहले एपिसोड के रूप में हमने एक विशेष निर्णय लिया कि हम राजस्थान की कुछ बुनियादी जानकारी आपके सामने लेकर के आएंगे, और इसलिए इस एपिसोड का नाम है राजस्थान एक नजर। राजस्थान एक नजर एपिसोड के माध्यम से आपकी एक पृष्ठभूमि निर्मित हो जाएगी और फिर अलग अलग सेक्शन, अलग अलग एपिसोड के माध्यम से राजस्थान से संबंधित अलग अलग सेक्शन को कवर कर दिया जाएगा, जो सेक्शन आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। जब आप राजस्थान की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज आपको क्या जाननी चाहिए? सबसे पहली चीज जाननी चाहिए आपको राजस्थान की भौगोलिक अवस्थिति। न केवल राजस्थान की भौगोलिक अवस्थिति आप भारत के संदर्भ में जानेंगे, बल्कि आपको यह भी पता होना चाहिए कि राजस्थान में झीलों की अवस्थिति क्या है और उन जिलों की सीमा एक दूसरे से किस प्रकार से टकराती है। ऐसे कौन से जिले हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं, ऐसे कौन से जिले हैं जो भारत के अन्य राज्यों से मिलते हैं। ये कुछ बुनियादी जानकारी है जो आपको पता होना ही चाहिए। एक बार यूपीएससी की परीक्षा में यह पूछ लिया गया था कि अगर कोई व्यक्ति नागालैंड से चलता है और उसको कोट्टयम पहुंचना है जो कि केरलम में स्थित है, तो उसको कम से कम कितने भारतीय राज्यों से गुजरना पड़ेगा। कल को आपसे भी एग्जामिनेशन में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति श्री गंगानगर से चलता है और उसे जयपुर पहुंचना है तो कम से कम राजस्थान के कितने जिलों से होकर के उसे गुजरना पड़ेगा। यह प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको राजस्थान के जिलों की अवस्थिति पता होना चाहिए, न केवल राजस्थान की अवस्थिति का। तो यहां पर हम कुछ बुनियादी जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को जान लीजिए। जब हम अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की बात करते हैं तो राजस्थान की जो भौगोलिक अवस्थिति है उसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है? उसकी अक्षांशीय स्थिति यह है कि राजस्थान 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। राजस्थान का जो सबसे उत्तरी गांव है वो श्री गंगानगर जिले में स्थित है, जिसका नाम है कोणा गांव। ये नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में कि राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव कौन सा है, उत्तरतम बिंदु कौन सा है, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? कोणा गांव। उत्तर हो जाएगा कोणा गांव। इसी प्रकार से राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? बोरकुंड गांव। कौन सा गांव है? बोरकुंड। नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में। आप ये मानिए कि विजेता सीरीज के माध्यम से आपकी तैयारी की शुरुआत हो गई है। आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को अभी बता दिया जाएगा जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, और इसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ भी आपको प्राप्त होगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। जो दृष्टि आरएएस यूट्यूब का टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। लास्ट में हम एक आपको दिखाएंगे कि कहां पर किस तरह से आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है। ये नोट कर लीजिएगा, जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो कोणा गांव है, जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो बोरकुंड नाम से है। इसके अलावा अगर आप देशांतरीय स्थिति की बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या है? 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी देशांतर से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर की इसकी भौगोलिक अवस्थिति है, अगर हम देशांतरीय स्थिति की बात करें। राजस्थान के अगर हम सबसे पश्चिमी गांव की बात करें तो कौन सा गांव है? कटरा गांव है। कौन सा गांव है? कटरा गांव है, जो कि जैसलमेर में स्थित है। राजस्थान के सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो ये सिलाना गांव है। सिलाना गांव का नाम आपको सिलावट भी मिलेगा, इसको नोट कर लीजिएगा। सिलाना गांव का नाम आपको सिलावट भी मिलेगा। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य तो हमने यही बात कर ली। राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। और क्योंकि आप जानते हैं कि राजस्थान में अब जिलों की संख्या कितनी है, 33 से बढ़ाकर के कितनी कर दी गई थी? 41 क्या कर दी गई थी। तो राजस्थान में अब जिलों की संख्या है 41। तो कौन से ऐसे जिले हैं राजस्थान के जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं?
राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन से देश से लगती है? पाकिस्तान से लगती है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो यहां पर आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है श्रीगंगानगर जिला, ये बीकानेर जिला, यहां पर आप देखेंगे फलोदी जिला जो कि नया जिला है, जैसलमेर जिला और यहां बाड़मेर जिला। तो राजस्थान के 5 जिले हैं जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से जिले हैं? श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर। इसी प्रकार से राजस्थान के उन जिलों का भी आपको पता होना चाहिए जो भारत के अन्य राज्यों से मिलते हैं। जैसे भारत के कौन कौन से राज्यों से राजस्थान की सीमा लगती है, पहले तो ये पता होना चाहिए कौन से राज्यों से लगती है। जैसे पंजाब से लगती है, हरियाणा से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है और गुजरात से लगती है। कल को आपके एग्जामिनेशन में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपको यह पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन से राज्यों का समूह राजस्थान के साथ सीमा का निर्माण करता है या नहीं करता है, यह पूछा जा सकता है। और उसमें कौन एक ऐसा राज्य दिया जा सकता है जो राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो वो उसका उत्तर हो जाएगा। अगर यह पूछा जाता है कि कौन सा नहीं करता है या ये पूछा जाए कि कौन सा करता है, तो इन जिलों का एक समूह बनाया जाएगा जो कि राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो पंजाब राज्य से राजस्थान के किन जिलों की सीमा लगती है? 2 जिलों की सीमा लगती है। कौन कौन से जिले हैं वे जिले हैं श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। इनकी अवस्थिति कहां पर है आप देख सकते हैं, ये श्रीगंगानगर है, ये हनुमानगढ़ है और यहां तक पंजाब की सीमा है, तो ये थोड़ी सी सीमा हनुमानगढ़ की भी लगती है। उसके बाद हरियाणा की सीमा की शुरुआत हो जाती है, तो हरियाणा की सीमा यहां से लेकर के और यहां तक ये हरियाणा की सीमा है। कौन से जिलों की सीमा हरियाणा से लगती है? राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जिनकी सीमा हरियाणा से टच करती है? तो यहां पर भी नाम याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नक्शा अपने सामने खोल करके रखिएगा ताकि आपकी तैयारी एकदम एक बेहतरीन आकार ले सके। तो आपकी तैयारी की शुरुआत हो चुकी है विजेता सीरीज के माध्यम से। बहुत महत्वपूर्ण और बुनियादी जानकारी आपको बताई जा रही है। तो यहां पर आप देखेंगे कि हनुमानगढ़ की सीमा लगती है, चूरू की सीमा लगती है, ये चूरू की सीमा यहां पर लग जाती है, हनुमानगढ़ की सीमा यहां पर लग जाती है हरियाणा से, ये झुंझुनू की सीमा यहां पर लगती है, सीकर की सीमा यहां पर लगती है, कोटपुतली बहरोड की सीमा ये हरियाणा से यहां पर लगती है, खैरतल तिजारा की सीमा यहां पर लगती है और ये छोटी सी सीमा अलवर की भी हरियाणा से लगती है और ये डीग की सीमा लगती है। तो डीग, अलवर, खैरतल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, सीकर, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़ की सीमा हरियाणा से लगती है। ऐसे कौन से जिले हैं जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश से टच करती है? तो यह भी जानना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप यहां पर देखिए कि 3 जिले हैं राजस्थान के जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश से टच करती है। उत्तर प्रदेश की सीमा यहां से लेकर के यहां तक टच करेगी, यानी डीग की सीमा लगती है, भरतपुर की लगती है और धौलपुर की लगती है। इसी प्रकार से ऐसे कौन से जिले हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, तो उनको भी जान लीजिए। यहां से लेकर के यहां तक इस प्रकार के जिले फैले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं धौलपुर की सीमा लगती है, करौली की सीमा लगती है, सवाई माधोपुर की सीमा लगती है, यहां पर ये कोटा की सीमा लगती है, ये बारा की सीमा लगती है, झालावाड़ की सीमा लगती है, यहां पर फिर से एक बार फिर कोटा की सीमा लगता है। कोटा 2 बार मध्य प्रदेश को छूता है, यह भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है किसी तरह से। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कोटा यहां पर भी छूता है मध्य प्रदेश को, यहां पर भी छूता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे चित्तौड़गढ़ भी एक ऐसा जिला है जो 2 बार छूता है, यह भी हिस्सा चित्तौड़गढ़ का है और फिर यहां से भी चित्तौड़गढ़ का हिस्सा लगता है। तो इसको भी आप कह सकते हैं कि 2 बार छूता है मध्य प्रदेश को, यहां पर भी और यहां पर भी। और इसके बीच ये जो सीमा है ये भीलवाड़ा की सीमा है, तो भीलवाड़ा भी मध्य प्रदेश से सीमा का निर्माण करता है। इसके अलावा प्रतापगढ़ की सीमा लगती है और बांसवाड़ा की सीमा लगती है। ये सारी चीजें नोट करके रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है और इसीलिए आपको यहां पर बताई जा रही है। ऐसे कौन से जिले हैं जिनकी सीमा गुजरात से लगती है, तो ये जानना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बांसवाड़ा की सीमा लगती है, गुजरात से सीमा बनाने वाले जो जिले हैं वो यहां से लेकर के और यहां तक फैले हुए हैं। तो आप देखिए बांसवाड़ा की सीमा लगती है, डूंगरपुर की सीमा लगती है, उदयपुर की सीमा लगती है, इसके अलावा सिरोही की सीमा लगेगी, जालोर की सीमा लगेगी और यहां पर बाड़मेर की सीमा भी लग जाएगी। तो इस प्रकार से आप देखिए कि 6 जिलों की सीमा गुजरात राज्य से लगती है। यह कुछ बुनियादी जानकारी है जो आपको किसी राज्य के बारे में पता ही होनी चाहिए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि वस्तुतः कौन से राज्य से कितनी सीमा रेखा का निर्माण हो रहा है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे राजस्थान जो है सबसे ज्यादा जो सीमा है वो कौन से राज्य के साथ बनाता है मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। लगभग कितनी सीमा है? लगभग 1600 किलोमीटर की सीमा है। कौन से जिले हैं? ये जिले हमने जान लिए हैं, 10 जिले हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर कौन सा है? दूसरे नंबर पर हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। लगभग 1262 किलोमीटर की सीमा हरियाणा के साथ राजस्थान साझा करता है और इसके 8 जिले लगते हैं राजस्थान के हरियाणा से। तीसरे नंबर पर कौन सा है? तीसरे नंबर पर है गुजरात। गुजरात
से राजस्थान की 1022 किलोमीटर की सीमा लगती है और 6 जिले इससे टकराते हैं। और जो चौथे नंबर पर है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से 870 किलोमीटर की सीमा लगती है और 3 जिले राजस्थान के उत्तर प्रदेश से टकराते हैं। और फिर जो पांचवा नंबर है, पांचवा नंबर पंजाब का आता है, मात्र 89 किलोमीटर की सीमा लगती है और 2 जिले से टकराते हैं, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के नाम से। तो ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जा सकती है, तो उसको याद कर लीजिएगा और इसकी पीडीएफ फाइल तो आपको प्राप्त होगी ही। चलिए अब कुछ और बुनियादी जानकारी यह है कि राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। याद कर लीजिएगा, यह भी आपको स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? क्योंकि जो वर्ष 2027 की जनगणना है वो तो अभी पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए अगर जनसंख्या से संबंधित अभी कोई प्रश्न पूछा जाएगा, आपका एग्जामिनेशन अगर जल्दी हो जाए तो आपसे वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? राजस्थान की जनसंख्या है 6,85,48,437। ये राजस्थान की जनसंख्या है। राजस्थान की राजधानी के बारे में आप जानते ही हैं, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर है। राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। 30 मार्च को राज्य दिवस मनाया जाता है। सामान्य तौर से जिलों की संख्या आप जानते हैं और संभागों की संख्या यानी कमिश्नरीज की संख्या। कमिश्नरी क्या काम करती है? संभाग क्या काम करता है? एक संभाग में कई जिले शामिल होते हैं। संभाग क्या होता है? कई जिलों का समूह होता है। यह वस्तुतः राज्य प्रशासन और जिला प्रशासन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। यहां पर जो संभागीय आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, सामान्यतः आईएएस अधिकारी होता है, वो वस्तुतः कई जिलों के प्रशासन पर एक निगरानी का काम करता है और जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी भी होता है। इसलिए आप भारत के अधिकांश राज्यों में संभागीय अवस्थिति देखेंगे तो राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है? राजस्थान में संभागों की संख्या है 7। 7 संभाग है राजस्थान में। कौन कौन से संभाग हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। उन संभागों के नाम आपको पता होना चाहिए। तो पहले संभागों का नाम ही याद कर लेते हैं कि कौन कौन से संभाग है। नाम याद कर लीजिए राजस्थान के कौन कौन से संभाग है। एक संभाग है जयपुर, एक संभाग है जोधपुर, एक है अजमेर, चौथा है कोटा, पांचवा उदयपुर, छठा बीकानेर और सातवां है भरतपुर। ये 7 संभाग हैं राजस्थान के। इनके नाम याद करिएगा क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में ये पूछे जा सकते हैं और अगर पूछे जा सकते हैं तो इनके नाम याद होना आपके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अब राजस्थान के बारे में कुछ और बुनियादी जानकारी। जिस राजस्थान को आप आज देखते हैं वो राजस्थान कई प्रक्रियाओं का परिणाम है, कई ऐतिहासिक चरणों का परिणाम है। जब देश आजाद हुआ तो राजस्थान कई रियासतों में, कई रजवाड़ों में बटा हुआ था। इसलिए राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया को हम राजस्थान के इतिहास में विशेष रूप से पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज का जो राजस्थान है वो मुख्य रूप से कब अस्तित्व में आया? वो अस्तित्व में आया था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को आज का राजस्थान अस्तित्व में आया था। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। राजधानी को आपने जान लिया, जनसंख्या आपने जान ली। देश में कौन से नंबर पर राजस्थान की जनसंख्या है? 8वें नंबर पर राजस्थान की जनसंख्या है देश में सबसे ज्यादा। अगर आप राजस्थान की जनसंख्या को देखें तो 8वें नंबर पर आती है सबसे ज्यादा जनसंख्या के रूप में। राजस्थान के क्षेत्रफल को आपने जान लिया, राजस्थान के जिलों की संख्या आपने जान ली। राजस्थान का प्राचीन नाम सामान्य रूप से क्या माना जाता है? मरुकांतर या राजपूताना। लेकिन राजस्थान का अगर आप देखेंगे, जिस भौगोलिक क्षेत्र को आज हम राजस्थान के नाम से जानते हैं, इसका वस्तुतः इतिहास में कोई एक नाम नहीं रहा है। इस बात को भी आपको समझने की आवश्यकता है। इतिहास के अलग अलग चरणों में अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नाम थे। जैसे सामान्य रूप से अगर आप जाने कि राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों के किस प्रकार से हमारे सामने नाम आते हैं, तो आप देखेंगे कि जो महाभारत काल है, जिस कालखंड में महाभारत की रचना हुई, उस काल में बीकानेर और उसके आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? जांगल प्रदेश या जांगल देश के नाम से जाना जाता था। और इसलिए यहां शासन करने वाले शासक अपने आप को जंगलधर बादशाह के नाम से संबोधित करते थे। किस नाम से? जंगलधर बादशाह। इसके बराबर में जो अजमेर और नागौर का मध्य भाग था, उसको हम सपाद लक्ष्य के नाम से जानते थे, जहां पर चौहान शासकों ने शासन किया था। इसके अलावा अगर आप अलवर राज्य की बात करें तो अलवर राज्य का जो उत्तरी हिस्सा है वो कुरु देश में पड़ता था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी।
अलवर राज्य का जो दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सा था वो मत्स्य राज्य में पड़ता था, जिसकी राजधानी विराटनगर थी यानी जयपुर थी। इसके अलावा अलवर राज्य का जो पूर्वी हिस्सा पड़ता था, जिसमें आपका धौलपुर, भरतपुर और करौली का अधिकांश भाग आता था, वो शूरसेन राज्य के अंतर्गत पड़ता था। और शूरसेन की राजधानी कौन थी? मथुरा थी। तो आप देखेंगे कि ये इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र अलग अलग नामों से जाने जाते थे। जो कोटा और बूंदी का क्षेत्र है ये हाड़ौती के नाम से जाना जाता था। झालावाड़ का जो दक्षिणी हिस्सा है, जो इसका ये वाला हिस्सा है, ये मालव प्रदेश के अंतर्गत आता था। उदयपुर को शिव के नाम से जाना जाता था, जहां पर मेव जाति का शासन था, और इसलिए इसको मेदपाट या प्रागवाट के नाम से भी जाना जाता था इस हिस्से को। ठीक है। जोधपुर और उसके आसपास के हिस्से को मरु या मारवाड़ के नाम से जाना जाता था, और इसके दक्षिणी हिस्से को हम किस नाम से जानते थे? गुर्जरतरा नाम से जानते थे। सिरोही के आसपास के हिस्से को हम अर्बुद या आबुदेश के नाम से जानते थे। तो आप देखेंगे कि अलग अलग हिस्सों को, इसी के अलावा जैसलमेर को हम माड़ के नाम से जानते थे। तो राजस्थान का एक नाम नहीं रहा है, लेकिन सबसे पहले इसके लिए ऐसी मान्यता है कि 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने, याद करिएगा वर्ष 1800 में या 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस, नोट कर लीजिएगा, जॉर्ज थॉमस ने पहली बार राजपूताना इस क्षेत्र के लिए किस नाम का प्रयोग किया? राजपूताना शब्द का इस्तेमाल किया जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण इतिहासकार थे जो कि राजस्थान के इतिहास को लिखने में एक विशिष्ट भूमिका का निर्वहन जिन्होंने किया, जिनका नाम है कर्नल जेम्स टोड, जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी थे। तो कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में एक किताब लिखी। 1829 में इस किताब का क्या नाम था? कर्नल जेम्स टोड। याद कर लीजिएगा, कर्नल जेम्स टोड। इन्होंने 1829 में एक किताब लिखी जिसका नाम है एनल्स एंड एंटीक्विटीज, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये किताब थी, राजस्थान। और इस किताब में पहली बार उन्होंने रायथान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। यह किताब कब लिखी गई? 1829 में। कर्नल जेम्स टोड, जो कि राजस्थान के इतिहास लेखन में एक विशिष्ट भूमिका का, एक विशिष्ट स्थान रखते हैं, एक विशिष्ट भूमिका का इन्होंने निर्वहन किया। इसी किताब में पहली बार राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग हमें मिलता है। और उसके बाद जब भारत को आजादी प्राप्त हुई तो राजस्थान शब्द को सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया गया। हालांकि राजस्थान की जो एकीकरण की प्रक्रिया है वो कई चरणों में चली, उन चरणों को हम इतिहास में पढ़ेंगे। तो राजस्थान के नाम के बारे में ये सामान्य बात हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। राज्य की जो आकृति है, जो आकृति है, वो विषम चतुर्भुज प्रकार की है, जिसको कई बार पतंगाकार भी हम कहते हैं। राजस्थान की जो हाईकोर्ट है वो कहां पर है? राजस्थान की हाईकोर्ट है जोधपुर में, और उसकी एक मुख्य पीठ है जयपुर में। ठीक है, यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपसे एग्जामिनेशन में एक स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करते हैं। राजस्थान के राज्य पक्षी, राजस्थान के राज्य वृक्ष, ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। सामान्य जानकारी है, और जैसा कि आप जानते हैं इस एपिसोड का नाम ही है राजस्थान एक नजर एपिसोड। चिंता मत करिएगा, इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर, दृष्टि RAS यूट्यूब चैनल के नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। राजस्थान का जो राजकीय पशु है वो कौन सा है? चिंकारा राजकीय पशु है। राजस्थान का जो घरेलू पशु है, राजकीय पशु चिंकारा है। राजकीय घरेलू पशु कौन सा है? ऊंट है। अगर हम राजकीय पुष्प की बात करें तो राजकीय पुष्प है रोहिड़ा के फूल। रोहिड़ा के फूल राजकीय पुष्प के अंतर्गत आते हैं। राज्य का यानी राजस्थान का जो राजकीय पक्षी है वो क्या है? वो गोडावन है। गोडावन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको पता होना चाहिए। गोडावन को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान में तो उसको गोडावन कहते हैं, वैसे किस नाम से जानते हैं इसको हम? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से इसको हम जानते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को हाल ही में जिस प्रकार का संकट उपस्थित हुआ है उसके कारण ये लगातार चर्चा का विषय रहा है। इसके संरक्षण का जो मामला है वो भारत की सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा, क्योंकि इसकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। और इसकी संख्या का लगातार कम होने का कारण सबसे बड़ा क्या है कि राजस्थान के जिस क्षेत्र में पाया जाता है, घास भूमि में पाया जाता है, मुख्य रूप से पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान के पाया जाता है, जैसलमेर और आसपास के क्षेत्रों में, तो आप देखेंगे कि वहां पर बिजली के वितरण के लिए ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई गई हैं।
गोडावण का यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो फ्रंट विजन होता है ये कमजोर होता है, और फ्रंट विजन के कमजोर होने के कारण इन बिजली की ट्रांसमिशन लाइनों से टकरा जाते हैं और करंट लगने से, इलेक्ट्रोक्यूशन से इनकी मृत्यु हो जाती है। ये इनकी संख्या में गिरावट का एक प्रमुख कारण है। इनकी संख्या में गिरावट के अन्य कारण क्या है कि राजस्थान के क्षेत्र में पिछले कुछ समय में काफी अवसंरचनात्मक विकास हुआ है, सड़कों का निर्माण हुआ है। कृषि क्षेत्र के विस्तार के कारण भी जो घास भूमि है वो सिकुड़ी है, और उसके सिकुड़ने के कारण जो आवासीय स्थल हैं गोडावण के वो सिकुड़े हैं। इसके कारण भी इसके सामने एक महत्वपूर्ण संकट उत्पन्न हुआ है आवासीय संकट के रूप में। साथ ही इसके अंडों का शिकार भी किया जाता है, और इसलिए राजस्थान सरकार ने इसके संरक्षण के लिए एक विशेष योजना की भी शुरुआत करी है, उसको भी हम अलग प्रोग्राम में जानेंगे। तो गोडावण है, और गोडावण को आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की रेड लिस्ट है, एक ऐसी लिस्ट जो दुनिया भर की पशु प्रजातियों, वन्य प्रजातियों और जो पौध प्रजातियां हैं उनके संरक्षण स्टेटस की लिस्ट जारी करती है। उसके अंतर्गत IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें गोडावण को क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है, यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में गोडावण को रखा गया है। तो इन तथ्यों को आप विशेष रूप से याद रखिएगा। गोडावण की उपस्थिति भारत के किन राज्यों में आप देख सकते हैं, जैसे राजस्थान में आप देखेंगे, गुजरात में आप देखेंगे, महाराष्ट्र में देखेंगे, कर्नाटक में सामान्य रूप से देखेंगे। कई बार आप इनकी उपस्थिति को आंध्र प्रदेश में भी देख सकते हैं। राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है? राजकीय वृक्ष है खेजड़ी। खेजड़ी का भी अपने आप में एक विशेष महत्व है। इसको कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, राजस्थान का कल्प वृक्ष, ऐसा वृक्ष जो कि आपको कई तरह के लाभ प्रदान करता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है, जो आप इच्छाएं रखते हैं उसकी पूर्ति करता है। क्यों? क्योंकि इससे पर्यावरणीय लाभ भी होता है और स्वास्थ्य लाभ भी होता है। पर्यावरणीय लाभ किस प्रकार से होता है? क्योंकि खेजड़ी वृक्ष के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेता है और मिट्टी में एक प्रकार से, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, मिट्टी में उसकी मात्रा को बढ़ा करके जमीन को उर्वर बनाता है। तो इस प्रकार से मिट्टी की उर्वरता के लिए जिम्मेदार है। साथ ही खेजड़ी वृक्ष की जो छाल है, उस छाल से जो काढ़ा बनाया जाता है वो ब्लड शुगर को मैनेज करता है। इसलिए इसको राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, और ये राजस्थान का राजकीय वृक्ष है, यानी राज्य वृक्ष है खेजड़ी का वृक्ष। खेजड़ी का वृक्ष ऐसा है जो 0 डिग्री टेम्परेचर से लेकर के 50 डिग्री टेम्परेचर तक हरा भरा रहता है। प्रत्येक अवस्थिति में आप देखेंगे कि ये हरा भरा रहेगा। इसके अलावा राजस्थान का जो लोक नृत्य है वो घूमर है, और घूमर नृत्य के बारे में भी हम कला संस्कृति के एपिसोड में विशेष रूप से जानेंगे। तो ये कुछ और बेसिक बातें हुई जो राजस्थान के बारे में आपको सामान्य जानकारी प्रदान करते हैं। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? राजस्थान का राज्य खेल नोट कर लीजिएगा, बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में हमने जान लिया, घूमर है। राज्य की विधायिका किस प्रकार की है? राज्य की विधायिका है एक सदनात्मक। जब हम एक सदनात्मक विधायिका की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा होने के साथ साथ विधान परिषद भी होते हैं। तो विधान परिषद होगी तो हम क्या कहेंगे? राज्य की जो विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है, और अगर केवल विधानसभा ही उपस्थित है, विधान परिषद नहीं है, तब हम उसे कहेंगे एक सदनात्मक। तो राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, ये एक सदनात्मक है, वहां पर विधानसभा ही उपस्थित है। भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जो द्विसदनात्मक हैं, जहां पर विधानसभा होने के साथ साथ विधान परिषद भी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही आप ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ताकि आपका भी एक टेस्ट हो सके कि भारत के राज्य अगर विधान परिषद का निर्माण करना चाहते हैं तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के निर्माण और उत्साधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? विधान परिषद का निर्माण और उत्साधन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, अभी हम बताएंगे। राजस्थान, भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पर विधान परिषद भी है? तो उसको भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। हालांकि हम पॉलिटी में इसको कवर करेंगे, लेकिन यहां पर भी जान लीजिए। जैसे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, जैसे बिहार में विधान परिषद है, जैसे आप जानेंगे आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है, तेलंगाना में विधान परिषद है, इसके अलावा महाराष्ट्र में विधान परिषद है, महाराष्ट्र के अलावा जो कर्नाटक है वहां पर भी विधान परिषद है। तो ये भारत के 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है।
कौन सा अनुच्छेद है जिसके माध्यम से किसी राज्य में विधान परिषद का गठन और उत्साधन किया जा सकता है? आर्टिकल 169, नोट कर लीजिएगा, आर्टिकल 169। किसी राज्य में विधान परिषद बनानी हो या उसको खत्म करना हो तो उसमें केंद्रीय भूमिका आर्टिकल 169 की है। भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 169। राजस्थान राज्य में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? राज्यसभा से कितने सदस्य चुनकर के जाते हैं? 10 सदस्य जाते हैं। और लोकसभा से कितने सदस्य चुनकर के जाते हैं? 25 सदस्य लोकसभा से चुनकर के जाते हैं। इस प्रकार से भारत की संसद में कुल मिलाकर के 35 सदस्यों का योगदान राजस्थान के द्वारा किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर राजस्थान में लोकसभा सीटों की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 4 सीटें आरक्षित हैं लोकसभा की 25 में से। और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 3 सीटें आरक्षित हैं लोकसभा में। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या है 200। ये सारी बहुत बुनियादी चीजें हैं। राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी थे। राजस्थान विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लाल सिंह शक्तावत थे। ये सारी चीजें याद कर लीजिएगा। आपको पीडीएफ तो मिलेगी, लेकिन यहां पर भी आपकी प्रैक्टिस हो रही है। राजस्थान के बारे में बहुत बेसिक चीजें हैं जिन चीजों को आगे के प्रोग्राम में न के बराबर कवर किया गया है। जो बहुत ही बुनियादी चीजें हैं उनको यहां पर राजस्थान एक नजर प्रोग्राम के माध्यम से कवर किया जा रहा है विजेता सीरीज के पहले एपिसोड में। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? प्रोटेम स्पीकर, जो कि स्पीकर के चुने जाने के पहले विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने का काम करता है। यह स्पीकर नहीं होता, लेकिन जो सामान्य तौर से विधानसभा के जो नए चुने हुए सदस्य हैं उसके सबसे वरिष्ठतम सदस्य को हम प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं ताकि वो विधानसभा के चुने हुए सदस्यों को शपथ दिला सके और फिर एक हम स्पीकर का चुनाव कर लेते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर, प्रथम प्रोटेम स्पीकर राजस्थान विधानसभा के कौन थे? महाराव संग्राम सिंह थे। महाराव संग्राम सिंह थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, यहां पर जो एक तथ्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जब निर्वाचन हो गया भारत में तो निर्वाचित मुख्यमंत्री भारत राजस्थान के पहले कौन थे? वो थे टीकाराम पालीवाल। ये तथ्य भी याद कर लीजिएगा। राजस्थान की पहली महिला सांसद कौन थी? श्रीमती शारदा भार्गव। इनको राज्यसभा के लिए चुना गया था। और लोकसभा के लिए कौन सी पहली महिला सदस्य थी? वो थी महारानी गायत्री देवी। लोकसभा के लिए पहली महिला सदस्य थी। इसके अलावा राज्यसभा के लिए मनोनीत पहले राजस्थानी कौन थे? मनोनीत, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो राजस्थान से राज्यसभा के लिए मनोनीत पहले राजस्थानी कौन थे? डॉक्टर नारायण सिंह थे। डॉक्टर नारायण सिंह थे। ये सारे तथ्य बेहद महत्वपूर्ण हैं और आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अलग अलग प्रोग्राम में जो आपको विस्तार से चीजें बताई जाएंगी वहां पर इनको कवर करने की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए राजस्थान की सामान्य जानकारी में राजस्थान एक नजर प्रोग्राम एपिसोड में आपके सामने लाई जा रही है। राज्य में सर्वाधिक बार निर्वाचित राज्यसभा सदस्य कौन है? सर्वाधिक बार निर्वाचित राज्यसभा सदस्य, इसको अपडेट भी करना होगा आपको। इसको अपडेट करने का काम मैं आपको देता हूं क्योंकि अपडेशन जरूरी है। अपडेशन इसलिए जरूरी है कि लगातार चीजें बदलती रहती हैं। लगातार चीजें बदलती रहती हैं तो अपडेशन करना बहुत जरूरी है। सामान्य जानकारी हम यहां आपको दे देते हैं। राज्य में से सर्वाधिक बार निर्वाचित राज्यसभा सदस्य कौन रहे हैं? 4-4 बार रहे हैं। रामनिवास मिर्धा और जसवंत सिंह 4-4 बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। राज्य से सर्वाधिक बार निर्वाचित महिला राज्यसभा सदस्य कौन है? श्रीमती शारदा भार्गव है। 3 बार निर्वाचित हो चुकी हैं राज्यसभा के लिए। राज्य से अनुसूचित जाति की पहली महिला लोकसभा सदस्य कौन है? श्रीमती सुशीला बंगारू। ये कहां से हैं? जालोर से हैं। राज्य से अनुसूचित जनजाति की पहली महिला लोकसभा सदस्य कौन रही है? सवाई माधोपुर से श्रीमती उषा मीणा रही है। तो ये कुछ बेसिक तथ्य हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए। अब हम कुछ और चीजें जानते हैं, जैसे आपको राजस्थान की कुछ प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में पता होना चाहिए। राजस्थान की कुछ प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए। तो यहां पर ऊंचाई के हिसाब से चीजें दी गई हैं। तो राजस्थान का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है उसको किस नाम से जानते हैं आप? आपको पता होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। गुरु शिखर के नाम से आप जानते हैं, गुरु शिखर। और ये कौन से जिले में पड़ता है? इसकी अवस्थिति कौन सी है?
ये पड़ता है सिरोही जिले में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर, सिरोही जिले में पड़ता है। दूसरा पर्वत शिखर जिसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है वो भी सिरोही जिले में पड़ता है, जिसका नाम है शेर, और ये आबू पर्वत पर स्थित है। इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। इसके अलावा तीसरा ऐसा पर्वत शिखर जिसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है उसका नाम है देलवाड़ा, और ये देलवाड़ा भी सिरोही जिले में ही पड़ता है, आबू पर्वत पर ही स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? उसकी ऊंचाई है 1442 मीटर इसकी ऊंचाई है। चौथा पर्वत शिखर जिसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है उस पर्वत शिखर का नाम है जरगा, जरगा नाम है इसका, और ये कौन से जिले में पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। इसकी अवस्थिति कितनी है? इसकी ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर इसकी ऊंचाई है, और उदयपुर में स्थित भोराट के पठार पर यह स्थित है। कौन से पठार पर स्थित है? भोराट के पठार पर स्थित है। तो भोराट के पठार की अवस्थिति उदयपुर में भी पड़ती है। पांचवा जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है अचलगढ़ का, ये सिरोही में पड़ता है, सिरोही जिले में पड़ता है, और इसकी ऊंचाई है 1380 मीटर। 1380 मीटर है, आबू पर्वत पर ही ये स्थित है। और जो छठा है वो है आबू पर्वत चोटी, छठी नंबर की, ये सिरोही में पड़ती है और 1295 मीटर इसकी ऊंचाई है। सातवें नंबर पर कुंभलगढ़ चोटी है, पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 1224 मीटर है, और भोराट के पठार 1224 मीटर है, और भोराट के पठार पर यह स्थित है राजसमंद जिले में। आठवें नंबर पर धोनिया है जो कि राजसमंद जिले में पड़ता है, और 1183 मीटर की इसकी ऊंचाई है। अरावली पर्वत श्रेणी की उत्तर में स्थित जो सर्वोच्च चोटी है उसको आप किस नाम से जानते हैं? अरावली पर्वत श्रेणी की उत्तर में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ चोटी है, सीकर जिले में पड़ती है, 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। और साथ ही सिरोही जिले में एक और पर्वत शिखर पड़ता है जिसको हम ऋषिकेश नाम से जानते हैं, 1017 मीटर इसकी ऊंचाई है, और दक्षिण अरावली की यह भी प्रमुख चोटी है। तो यहां पर आपने 10 प्रमुख पर्वत चोटियां जान ली, एक उनकी ऊंचाई के हिसाब से, गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, आबू, कुंभलगढ़, धोनिया, रघुनाथगढ़ और ऋषिकेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जानते हैं राजस्थान में कुछ प्रचलित महत्वपूर्ण उपनामों के बारे में। राजस्थान में ऐसे बहुत से चित्रकला से संबंधित सैंपल हैं, नमूने महत्वपूर्ण हैं, या राजस्थान में ऐसे बहुत से शहर हैं जो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, उपनामों से जाने जाते हैं। तो उपनामों को भी जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। चलिए जानते हैं राजस्थान की मोनालिसा। राजस्थान की मोनालिसा कौन है? बणी ठनी। बणी ठनी क्या है? चित्रकारी का एक महत्वपूर्ण नमूना है। कौन सी शैली में बणी ठनी? कौन सी शैली की चित्रकारी का नमूना है? किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली। और इसकी तुलना जो मोनालिसा की सुंदरतम जो चित्रकारी का नमूना माना जाता है उससे की जाती है, इसलिए राजस्थान की मोनालिसा है बणी ठनी। आधुनिक भारत के भागीरथ किसको कहा जाता है? महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत के भागीरथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जो है वो मरुस्थल में गंग नहर को लेकर के आए थे, मरुस्थल में पानी को लेकर के आए थे गंग नहर के माध्यम से। जिस प्रकार से पौराणिक कथाओं में भागीरथ ने जमीन पर गंगा को उतारा था, इसी प्रकार से राजस्थान की मरुभूमि में गंग नहर के माध्यम से पानी लाने वाले थे महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के, इसलिए इनको राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। अगला है राजस्थान का अबुल फजल। किसको जाना जाता है? मुहुनोत नैंसी को। अकबर के जमाने का इतिहास लिखने में अबुल फजल ने विशेष भूमिका का निर्वहन किया अकबरनामा के माध्यम से। इसी तरह से राजस्थान के इतिहास को लिखने में मुहुनोत नैंसी की विशेष भूमिका है, इसलिए इनको राजपुताना का क्या कहा जाता है? मुहुनोत नैंसी कहा जाता है। गुलाबी नगरी किसको जानते हैं? गुलाबी नगरी का तो आपको पता ही है, जयपुर के नाम से जानते हैं, लेकिन क्यों जानते हैं? आपको पता है 1877 में जब महाराजा सवाई राम सिंह यहाँ के शासक थे तो उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस ऑफ वेल्स जयपुर में आए और उन्होंने जयपुर के सभी जो मकान थे उनको गुलाबी, जो किले थे, महल थे, उनको गुलाबी रंग से रंग दिया था, इसलिए इसको गुलाबी नगर के नाम से जानते हैं, गुलाबी नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। साथ ही अपनी वास्तुकलात्मक दृष्टिकोण से, अपनी सुंदरता के दृष्टिकोण से इसको भारत के पेरिस के नाम से भी जाना जाता है।
बूंदी एक ऐसा शहर है जहां पर आपको बहुत सी बावड़ियां देखने को मिलेंगी। बावड़ियां क्या होती है? बावड़ी किसको कहते हैं? सीढ़ीदार कुएं को कहते हैं, जो कि जल संरक्षण में, जल को इकट्ठा करने में एक विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करती थी। तो बूंदी में बावड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा है, सीढ़ीदार कुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए बावड़ियों का शहर कहा जाता है बूंदी। स्वर्ण नगरी जैसलमेर। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि जैसलमेर को स्वर्ण नगरी क्यों कहा जाता है? जैसलमेर को स्वर्ण नगरी इसलिए कहा जाता है कि जैसलमेर के मकानों में, उसके किलों में, उसके महलों में पीला बलुआ पत्थर का निर्माण हुआ है, और जब उस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो सूर्य की रोशनी में वो सोने की तरह चमकता है, इसलिए स्वर्ण नगरी कहा जाता है जैसलमेर को। राजस्थान की कामधेनु कौन है? चंबल नदी, क्योंकि ये 12 मासी नदी है जो राजस्थान की पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, इसलिए इसको कामधेनु कहा जाता है, राजस्थान की कामधेनु। वागड़ की गंगा कौन सी है? वागड़ का कौन सा क्षेत्र है? वागड़ का क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र, और वहां पर पानी की, उस सूखे क्षेत्र में पानी की आपूर्ति कौन सी नदी करती है? माही नदी करती है, इसलिए इसको वागड़ की गंगा कहा जाता है। और जो प्रतापगढ़ का दक्षिणी हिस्सा, दक्षिणी छोर है, उसको हम किसके नाम से जानते हैं? कांठल के नाम से जानते हैं, इसलिए माही नदी को कांठल की गंगा भी कहा जाता है। ये क्षेत्र होगा, जैसे आप मैप के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे तो हम मैप के माध्यम से देख लेते हैं कि वागड़ का क्षेत्र आपको पता होना चाहिए। ये जो बांसवाड़ा डूंगरपुर का एक क्षेत्र है और ये जो हिस्सा है ये वागड़ का क्षेत्र, और ये जो छोर है प्रतापगढ़ का, इसको कांठल के नाम से हम जानते थे। तो कांठल की गंगा और वागड़ की गंगा, वागड़ में तो आप डूंगरपुर और बांसवाड़ा को ही शामिल करिए, और ये प्रतापगढ़ का जो छोर है ये कांठल में आ जाएगा। तो कांठल की गंगा और वागड़ की गंगा के नाम से किसको हम जानते हैं? इसको हम जानते हैं माही नदी को। सिटी ऑफ बेल्स, घंटियों का शहर, किसको जानते हैं? झालरापाटन। कहां पर स्थित है? झालावाड़ जिले में स्थित है। आप यहां पर बहुत से प्राचीन मंदिर देखेंगे, और सुबह और शाम यहां पर लगातार आपको घंटियों की आवाज आएगी, इसलिए इसको घंटियों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ बेल्स कहा जाता है। घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड, जिनकी राजस्थान के इतिहास को लिखने में, अभी हमने इनकी एक किताब की चर्चा की थी जहां पर इन्होंने राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था 1829 में, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो इनको घोड़े वाले बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी जुटाने के लिए घोड़े पर बैठ करके गांव-गांव घूमते थे। एक ब्रिटिश अधिकारी थे और घोड़े पर बैठ करके इतिहास की जानकारी जुटाने का प्रयास करते थे गांव-गांव जाकर के। तो लोगों ने इनको घोड़े वाला बाबा कहना शुरू कर दिया, तो कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। कुछ और उपनाम देख लेते हैं। ये सब आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और जब आप इनकी कहानी को जान रहे हैं तो इनको याद रखना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप केवल रट्टा मारेंगे, आप कहानी नहीं जानेंगे कि इसके पीछे कहानी क्या है, कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा क्यों कहा जाता है, तो आपको एग्जामिनेशन में रिकॉल ही नहीं होगा। आप कोई भी चीज को टिक करके आएंगे, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए इन चीजों के बारे में सामान्य चीजें बताना भी आपके लिए, सामान्य चीजें जानना भी आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। तीर्थराज, तीर्थों का राजा किसको कहा जाता है? पुष्कर को कहा जाता है, अजमेर में स्थित है। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा, जो माही नदी है वो बांसवाड़ा में बहुत से द्वीपों का निर्माण करती है, इसलिए बांसवाड़ा को हमने 100 द्वीपों का शहर कहना शुरू कर दिया। पूर्व का वेनिस, जहां पर बहुत सारी झीलें हैं, महल हैं। उदयपुर, इटली का शहर वेनिस, वो भी अपनी झीलों के लिए जाना जाता है। आप झीलों के ऊपर लगभग तैरते हुए मकान और सारी चीजें, वास्तुकलात्मक दृश्य वहां पर देखेंगे, वास्तुकलात्मक कृतियां वहां पर आप देखेंगे। तो उदयपुर भी एक ऐसा शहर है जहां पर आप महल देखेंगे, जहां पर आप बहुत सी झीलें देखेंगे, पिछोला झील, फतेह सागर झील, और इसलिए इसे उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। राजस्थान की थर्मोपोली हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1876 में हुआ था, 1576, माफ कीजिएगा, 18 जून 1576 में हुआ था, 1576 में हुआ था। यूनान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था जिसको हम थर्मोपोली के युद्ध के नाम से जानते हैं, जहां पर मुट्ठी भर सैनिकों ने पूरी सेना को के लिए एक तकड़ी टक्कर दी थी। इसी प्रकार से आप हल्दी घाटी के युद्ध में देखेंगे कि जो महाराणा प्रताप के नेतृत्व में मुट्ठी भर सैनिकों ने अकबर की सेना को जो मुंह तोड़ जवाब दिया था, इसलिए इसको राजस्थान की थर्मोपोली कहा जाता है, हल्दी घाटी को। राजस्थान का खेल नृत्य, जिसको हम जानते हैं नेजा नृत्य के नाम से, नेजा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? जो वागड़ का क्षेत्र है वहां पर भील और मीणा जातियों के द्वारा किया जाता है। और
इसमें खेल भावना प्रमुख होती है नेजा नृत्य में, इसलिए इसको खेल नृत्य कहा जाता है। होली के अवसर पर यह किया जाता है। लोक नाट्यों का मरु नाट्य यानी लोक नाट्यों का जो राजा नाट्य है वो है राई नृत्य, जिसको राई नृत्य जो राजस्थान के सबसे प्राचीन नृत्यों में शामिल किया जाता है। अकबर का दौलत खाना मैगजीन दुर्ग, ये एक महत्वपूर्ण किला है जिसका निर्माण अजमेर में करवाया गया था, जिसका नाम है मैगजीन दुर्ग। इसको दौलत खाना क्यों कहा जाता है? दौलत खाना इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर अकबर अपना खजाना रखता था, अपने हथियार रखता था, इसलिए इसको दौलत खाना कहा जाता है। मेवाड़ के भीष्म पितामह कुंवर चूड़ा, क्योंकि इन्होंने अपने पिता राणा लाखा के लिए जो मेवाड़ का सिंहासन है उसको छोड़ दिया था। मेवाड़ का सिंहासन छोड़ दिया था और पूरे जीवन भर उनके वफादार बनकर के रहे, और इसलिए इनको कहा जाता है जिस प्रकार से भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी उसी प्रकार से कुंवर चूड़ा ने प्रतिज्ञा ली थी, अपने पिता राणा लाखा को सिंहासन सौंप दिया था। वन की आशा बनास नदी, बनास नदी का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो वन प्लस आशा, वन प्लस आस यानी वन की आशा के रूप में कहते हैं बनास नदी को। वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या, वागड़ का गांधी क्यों कहा जाता है? वागड़ का कौन सा क्षेत्र है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र है। तो यहां पर आदिवासियों के कल्याण के लिए और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए गांधीवादी सिद्धांतों पर संघर्ष करने वाला व्यक्ति कौन था? भोगीलाल पांड्या था, इसलिए इनको वागड़ का गांधी कहा जाता है। गांधी के पांचवें पुत्र के रूप में किसे जाना जाता है? जमनालाल बजाज को जाना जाता है क्योंकि जमनालाल बजाज जो कि एक उद्योगपति थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, गांधीवादी सिद्धांतों पर चलते थे पूरी तरह से, इसलिए गांधी इनको अपने पांचवें पुत्र के रूप में संबोधित करते थे। राजस्थान का मैनचेस्टर कौन सा है? भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर है, क्योंकि भीलवाड़ा में बहुत बड़े स्तर पर कपड़ों का उत्पादन होता है, कपड़ों का निर्माण होता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा है? जवाई बांध। जवाई बांध वस्तुतः जोधपुर संभाग की पानी की आवश्यकताओं को पूर्त करने में विशेष भूमिका का निर्वहन करता है, इसलिए इसको अमृत सरोवर कहते हैं मारवाड़ का। चलिए आगे और कुछ उपनाम देख लेते हैं। भारतीय बाघों का घर रणथंभौर को कहा जाता है, बाघों की संख्या के दृष्टिकोण से। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है। और क्यों कल्प वृक्ष है? अभी हमने जाना था, इसके बारे में चर्चा की थी, किस प्रकार से इसका स्वास्थ्य लाभ होता है, पर्यावरण को भी इसका लाभ होता है, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में विशेष भूमिका का निर्वहन करता है। भारतीय मेरिनो यानी भेड़, मेरिनो क्या है? एक प्रजाति है भेड़ की। भारतीय मेरिनो कौन सी है? चोकला है, भेड़ की एक प्रजाति है चोकला, जिसको भारतीय मेरिनो कहा जाता है। इसकी गुणवत्तापूर्ण उत्तम ऊन के कारण कहा जाता है। किलो का सिरमौर यानी किलो में जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है वो है चित्तौड़गढ़ किला। मेवाड़ की आंख कुंभलगढ़ फोर्ट कटारगढ़, इसमें कुंभलगढ़ फोर्ट में जो कटारगढ़ महल है उसके माध्यम से आप चारों तरफ नजर रख सकते हैं, इसलिए इसको मेवाड़ की आंख कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर, डूंगरपुर में एक जगह है बेणेश्वर जहां पर आदिवासियों का एक बहुत बड़ा मेला लगता है, इसलिए इसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान, जिस प्रकार से अंडमान के चारों तरफ देखने पर आपको पानी दिखाई देता है, उसी तरह से जैसलमेर के चारों तरफ देखने पर आपको रेगिस्तान दिखाई देता है, तो इसलिए राजस्थान का अंडमान कहा जाता है जैसलमेर को। सन सिटी ऑफ राजस्थान जोधपुर, क्योंकि यहां पर 12 महीने तेज धूप खिलती है, इसलिए इसको सन सिटी ऑफ राजस्थान कहा जाता है जोधपुर को। और राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र कौन है? मजहरुल सरूर। और मजहरुल सरूर जो है ये प्रथम समाचार पत्र 1849 में निकला था। और कहां से निकला था? नोट कर लीजिए कहां से निकला था? भरतपुर से निकला था। हालांकि आगे भी हम आगे के प्रोग्राम में इस चीज के बारे में जानेंगे, लेकिन यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। मजहरुल सरूर ये राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र था जो कि भरतपुर से निकला था 1849 में। चलिए अब कुछ और महत्वपूर्ण चीजें जान लेते हैं। हम राजस्थान से संबंधित एक महत्वपूर्ण एपिसोड लेकर के आएंगे भूगोल का, जहां पर हम रामसर स्थलों के बारे में जानेंगे, बाघ अभ्यारण्यों के बारे में जानेंगे, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे। लेकिन एक और चीज थी मृगवन। राजस्थान में मृगवन भी है, यानी हीरो के जो हिरण है, चाहे चिंकारा है चाहे काले हिरण है, उनके संरक्षण के लिए कुछ संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, कुछ पार्क बनाए गए हैं जिनको हम मृग वन के नाम से जानते हैं, जो कि इनके आवासीय संरक्षण को बढ़ावा देते हैं और ये पर्यटन को भी बढ़ावा देने में एक विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो राजस्थान में 7 इस प्रकार के महत्वपूर्ण मृग वन है। तो ये कहां पर स्थित है ये आपको पता होना चाहिए। तो जो बाकी, चाहे वो बाघ अभ्यारण्य हो, चाहे वो रामसर स्थल हो, चाहे वो आपके राष्ट्रीय उद्यान हो, उनको हम अलग सेक्शन में कवर करेंगे। यहां पर मृग वन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। तो जो
महत्वपूर्ण मृग वन है पुष्कर मृग वन। ये कहां पर स्थित है? ये पंचकुंड में स्थित है। और पंचकुंड कहां पर है? अजमेर में स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मृग वन, ये कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। संजय उद्यान शाहपुरा, ये कहां पर स्थित है? जयपुर में। ये सारे मृग वन है। अशोक विहार मृगवन कहां पर स्थित है? जयपुर नगर में स्थित है। इसके अलावा माचिया सफारी पार्क जोधपुर में स्थित है। अमृता देवी मृगवन खेजड़ली जोधपुर में स्थित है। और सज्जनगढ़ जो मृगवन है ये उदयपुर में स्थित है। तो नोट कर लीजिएगा, ये मृगवन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उद्योगों की अवस्थिति को देख लेते हैं कि ये महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उद्योग राजस्थान के कौन से जिलों में अवस्थित हैं। जैसे साड़ियों से संबंधित महत्वपूर्ण हस्तशिल्प है जो डोरिया व मसूरिया साड़ियां जानी जाती हैं। ये कहां पर स्थित है? डोरिया और मसूरिया जो साड़ियों से संबंधित उद्योग है ये कोटा में स्थित है। इसके अलावा जो खेसला और टुकड़ी हस्तशिल्प उद्योग है ये बालोतरा फालना में स्थित है। बंधेज साड़ियां कहां पर है से संबंधित उद्योग? जोधपुर में है। चुनरिया और लहरिया से संबंधित जयपुर में है। मिट्टी की मूर्तियों से संबंधित मोलेला गांव राजसमंद में स्थित है। याद करिएगा, मिट्टी की मूर्तियां मोलेला गांव राजसमंद पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में, याद कर लीजिएगा इसको। संगमरमर की मूर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उद्योग कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। लकड़ी के खिलौने कहां पर बनाए जाते हैं? मुख्य रूप से उदयपुर सवाई माधोपुर में बनाए जाते हैं। उदयपुर और सवाई माधोपुर में। फड़ चित्रण मुख्य रूप से शाहपुरा में किया जाता है और कठपुतलियां बनाई जाती हैं आपके उदयपुर में। तो ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं राजस्थान के संदर्भ में। यहां से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और जो आंकड़े आपको प्रदान किए गए हैं यहां पर ध्यान में रखिएगा, वर्ष 2011 की जनगणना और साथ ही राजस्थान में जब मुख्य रूप से जिलों की संख्या उस समय कितनी थी? 33। तो सामान्यतः 33 जिलों के आंकड़ों का ही यहां पर प्रयोग किया गया है। अब जिलों की संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है? 41 हो गई है। तो इस तथ्य को आपको ध्यान में रखना है। तो 2027 के आंकड़े 41 जिलों के हिसाब से आपके सामने आएंगे। तो अनुसूचित जाति की अगर जनसंख्या के बारे में बात करें तो कितनी है अनुसूचित जाति की संख्या राजस्थान में? वो है 1,22,00,000 के आसपास। 1,22,00,000 के आसपास है, यानी 122.21 लाख है। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? 17.8% है। इसको भी याद करिएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जहां पर अनुसूचित जाति की संख्या सबसे ज्यादा है वो है जयपुर में। और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर में, क्योंकि वहां अनुसूचित जनजातियों की संख्या काफी है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा कहां पर है? श्री गंगानगर में है, 36.58%। और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से कहां पर है? वो डूंगरपुर में है, 3.76%। इसके अलावा अनुसूचित जाति का अगर लिंगानुपात देखें, लिंगानुपात कितना है? महिला पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का अगर अनुपात देखें तो वो 923 है। ग्रामीण क्षेत्रों में 923 और नगरीय क्षेत्रों में लगभग 922 है। तो 923 इसका एवरेज आ जाता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? राजसमंद है, 982। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है धौलपुर, 863। इसी तरह से ग्रामीण जनसंख्या में अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है वो 18.5% है। और नगरीय जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 15.7% है। कुल साक्षरता अनुसूचित जाति में 59.20% है और पुरुष साक्षरता का स्तर 73.77% है। तो ये अनुसूचित जाति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हुए। आपको पीडीएफ जो प्रदान की जाएगी उसमें आप इन तथ्यों को और ज्यादा बेहतर तरीके से देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति के बारे में भी इसी प्रकार से यहां पर आंकड़े दिए गए हैं। जैसे राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है? 92.38 लाख है, लगभग 92 लाख है। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? 13.5% है, याद रखिएगा। इसके अलावा सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला है उदयपुर। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है बीकानेर। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की जो जनसंख्या है उसमें 76.4% अनुसूचित जनजाति है, जहां पर भील जाति मुख्य रूप से आप देख सकते हैं, भील जनजाति। अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है? 948 है। ग्रामीण लिंगानुपात 951 है और नगरीय लिंगानुपात बेहद कम 1893 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर, जहां पर 1000 लिंगानुपात है, यानी बराबर पुरुष और
महिलाओं की जनसंख्या लगभग बराबर है और न्यूनतम पूरी बराबर है। अगर हम अनुसूचित जनजातियों की बात करते हैं, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? धौलपुर है, जहां पर 842 अनुपात आपको देखने को मिलेगा। कुल साक्षरता अनुसूचित जनजातियों में 52.44% है, पुरुष साक्षरता 67.62% और महिला साक्षरता 37.27% है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। अब ये राजस्थान के बारे में एक सामान्य जानकारी हो गई। अब इस सामान्य जानकारी की जो पीडीएफ है, अगर वो आपको मिल जाए तो ये सोने पर सुहागा हो जाएगा। राजस्थान एक नजर जो ये प्रोग्राम आपके सामने आया है, इसके जो भी चीजें आपको बताई गई है, अगर इसकी पीडीएफ आपको मिल गई तो आपको रिवाइज करना आसान हो जाएगा। तो आपको पीडीएफ भी प्राप्त होगी। पीडीएफ आपको कहां पर प्राप्त होगी? दृष्टि आरएएस यूट्यूब का, जो दृष्टि आरएएस यूट्यूब नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाइए और इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिए। पीडीएफ इसकी हाल फिलहाल में जल्द ही आपके सामने आ जाएगी। तो फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।